तो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम पढ़ेंगे वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। इसको हम बीए भी कहते हैं, यानी शॉर्ट में बीए बोलते हैं, बिजनेस असिस्टेंट यानी बीए। इसमें हमने ये सब पढ़ लिया था। ये हमारा चल रहा था धंधाकीय सेवाएं। हमने पढ़ने के बाद बीमा पढ़ा था। बीमा के काफ़ी सारे प्रकार हमने पढ़े। अब आज हम पढ़ेंगे डाक सेवाएं। डाक सेवाएं क्या होती है, यानी जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो सेवाएं दी जाती है वो होती है डाक सेवाएं। लिखित सूचना संचार में डाक सेवा महत्वपूर्ण है, यानी जो भी लिखी हुई जो सूचना संचार होती है ना, वो डाक के द्वारा ही भेजी जानी सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है। डाक सेवा के द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से और बिना नुकसान के पहुँचती है। आपको भी बताया कि आपके घर पे जब भी कोई डाक सेवा आती है, डाक के द्वारा पोस्टमैन जब आता है तो वो बिना नुकसान के चीज़ें आसानी से आपको जल्दी से दे जाता है। इस धंधे में निजी डाक सेवा यानी जो कुरियर सर्विस होती है अथवा आगड़िया के द्वारा, आगड़िया जो बीच के, ये जो कुरियर ही मान लीजिए, वो बीच का दलाल वगैरह, इसमें दलाल क्या है, इसी को कहते हैं, के द्वारा भी ऐसी सेवा प्राप्त हो सकती है। यानी ये इन लोगों के द्वारा ही होती है। ऐसे पोस्ट ऑफिस में जब ये लोग सेवा करते हैं तो ये हमारे घर पे आके क्या करते हैं, हमें अपना जो भी कुरियर वगैरह होता है वो दे देते हैं। भारत सरकार ने डाक विभाग के द्वारा ऐसी सेवाएं व्यक्ति और धंधा की इकाइयों को प्राप्त हो सकती है। इस डाक विभाग के द्वारा क्या होता है, जो धंधा के जो व्यक्ति है उनको ये सेवाएं प्राप्त होती है। 150 वर्षों से अधिक भारत सरकार के डाक विभाग डाक सेवाओं के अतिरिक्त बहुत सी सेवाएं भी प्रदान करता है, जैसे कि मनी ऑर्डर यानी मनी का ट्रांसफ़र करवाना हो, लघु बचत हो, योजना संचय स्वीकार करना, जो हमारी बचत है वो भी वो स्वीकार करता है यानी रखता है, डाक जीवन और ग्रामीण जीवन बीमा। ये सब हमारी जो भी सेवाएं हैं जो हमें कौन देता है, एक डाक पोस्ट ऑफिस हमें ये सारी सेवाएं देते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरी बहुत सी सेवाएं, ऐसे म्यूचुअल फंड के विनियोग भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं के लिए प्रतिनिधि यानी एजेंट सेवा देते हैं। या जो एजेंट क्या करता है, वो हमें समझाने का काम करता है, यानी एजेंट के द्वारा भी इन सेवाओं को दी जाती है। वो हमारे घर पे आते हैं और हमें इन सब के बारे में जानकारी देते हैं, बचत वगैरह की, म्यूचुअल फंड वगैरह के बारे में। उसके ज़रिए हम अपने घर बैठे भी ये सेवाएं कर देते हैं। वो घर पे आते हैं, वहीं पे पैसे लेते हैं, वहीं से वो अब उसके बदले में वो अपना थोड़ा जो भी कमीशन होता है वो लेते हैं। निवृत्ति पेंशन चुकाने के जैसे कार्य भी संभालता है। डाक विभाग की भारत में 1,50,000 पोस्ट निवृत्ति पेंशन चुकाने जैसे कार्य संभालता है। डाक विभाग को बैंकिंग सेवाओं के लिए भी आज्ञा प्राप्त होती है। इससे डाक विभाग अन्य बैंकों की तरह अपनी सेवाएं भी ग्राहकों को देता है। यानी जैसे कि बैंक में हम पैसे जमा नहीं कराते, पैसे जमा कराते हैं, निकालते हैं, बचत रखते हैं, और हम तो उसी प्रकार से हम इसमें डाक सेवाओं में भी यानी पोस्ट ऑफिस में भी अपनी बचत भी रख जाते हैं, और उनमें हम किस्तों के रूप में भी इकट्ठे कर सकते हैं, निकलवा भी सकते हैं। ये सारे एफडी वगैरह भी पोस्ट ऑफिस में भी बनती है। ये सारी उसी प्रकार की सेवाएं कर सकते हैं, यानी ये सारा काम भी हम बैंकों के द्वारा ही, यानी उनको ये आज्ञा होती है, प्राप्त होती है। इससे डाक विभाग अन्य बैंकों को अपनी तरह से ही सेवाएं देता है। जैसे बैंक हमें सेवा देता है, डाक विभाग भी हमें उसी प्रकार की सेवाएं देता है। डाक विभाग की भारत में 1,50,000 से अधिक पोस्ट ऑफिस है भारत में, और अब तो और भी बढ़ गई होगी, ये बुक तो काफ़ी पुरानी है, जिसमें से लगभग 90% जितने पोस्ट ऑफिस तो गाँवों में ही विस्तार कर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी ज़्यादा मात्रा में खोले हुए हैं ऑफिस वगैरह। इसमें है सामान्य डाक पत्र, भेजी जाने वाली सूचना पत्र या लिफाफा के रूप में भेजी जा सकती है, उसे सामान्य डाक कहते हैं। किसे कहते हैं? सामान्य डाक। जो आराम से भेजी जाने वाली सूचना या लिफाफा जो होता है, जो लिफाफे के अंदर जो भी हम सूचना भेजते हैं उसे कहते हैं सामान्य डाक।
पंजीकृत डाक या रजिस्टर पोस्ट किसे कहते हैं? डाक विभाग पंजीकृत डाक अर्थात रजिस्टर पोस्ट ऑफिस की सेवा देता है। पंजीकृत डाक जिसको भेजी जा गई हो उसे डिलीवरी यानी उसको वो चीज़ दे दी जाती है। इस सेवा के लिए सामान्य डाक की तुलना में अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई चार्ज भी होता है वो हमें देना पड़ता है। यदि भेजने वाले को पंजीकृत डाक भेजे गए व्यक्ति को मिली है, इसके परिणाम स्वरूप उसके हस्ताक्षर भी चाहिए। जैसे जिसकी डाक दी है वो अपने साइन कर देगा, यानी रजिस्टर जो भी हम करते हैं साइन कर दिएगा, उसका प्रमाण ये होता है कि हाँ मुझे ये वस्तु मिल गई है। तो पावती प्राप्त करने के लिए अधिक रकम भी, अब या उसके लिए क्या होगा कि या तो सामने से वो उसको अपने जो भी उसकी पैसे बनते हैं वो दे देगा, नहीं देता है तो जैसे हम अगर उससे सामान लेते हैं तो हमें उसका चार्ज चुका करके उससे वो वस्तु लेनी होती है। फिर है पार्सल सेवाएं। वस्तु के परिवहन निगम के द्वारा प्रतिबंधित न हो ऐसी सभी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है। आवश्यकता के अनुसार पार्सल का बीमा भी करवा जाता है। जैसे हमारा बहुत सारा है और महंगा कोई पार्सल होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बीमा भी करवाते हैं। किसी भी पोस्ट ऑफिस में पार्सल की बुकिंग की जा सकती है। सामान्यतः पार्सल भेजने वाला पार्सल भेजने का शुल्क पोस्ट ऑफिस को चुकाता है। जो हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जाता है तो उसके लिए हमें शुल्क देना पड़ता है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी उनकी हो जाती है। वैल्यू पेबल पोस्ट यानी उत्पादन या व्यापारी ग्राहक के ऑर्डर के अनुसार पार्सल से डाक खाता द्वारा माल भेजता है। जब माल प्राप्त हो तब ग्राहक पार्सल सेवा का मूल्य और माल के निश्चित मूल्य का भुगतान डाक विभाग को करता है, क्योंकि वो उसकी अब उससे किराया तो चलेगा ही, तो ये उन्हें देना आवश्यक है। डाक विभाग प्राप्त रकम उत्पादक या व्यापारी को चुकाता है। फिर है स्पीड पोस्ट जो जल्दी से पहुंच जाती है, स्पीड यानी फास्ट पार्सल। डाक विभाग भारत में निश्चित स्थानों के लिए शीघ्र डाक और पार्सल सेवा भी निश्चित समय में डिलीवरी होगी, यानी कई जगह होती है ना 12 घंटे 24 घंटे में, वो उसी वक्त पहुंचा दी जाती है। इस विश्वास के उनको पहले ही बता देते हैं कि हमारे इतने आपके इतने समय में चुका दी जाएगी, लेकिन उसका चार्ज भी होता है। स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए सामान्य डाक पार्सल की तुलना में अधिक मूल्य भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो स्पीड से जाएगी, यानी वो फ्लाइट के द्वारा प्लेन के द्वारा भेजी जाती है। और आवश्यकता के अनुसार बीमा भी, जितनी जैसा सामान है वैसी आवश्यकता है उसके अनुसार ही उसका बीमा भी करवाया जाता है। अब है एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल की सेवा व्यक्ति और धंधा की इकाई दोनों के लिए ही उपलब्ध होती है। एक्सप्रेस पार्सल नियत की गई समय अवधि में अति शीघ्रता सबसे तेजी गति से जो पहुंचने वाला होता है वो एक्सप्रेस पार्सल होता है। जितना समय दिया उसमें डाक विभाग इसके लिए एक्सप्रेस के लिए डाक विभाग होता है, स्पीड पोस्ट के लिए डाक विभाग, यानी उसमें प्लेन का नहीं, लेकिन वो स्पीड से 24 घंटे में ट्रेन वगैरह के माध्यम से वो पहुंचा दी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसमें हवाई मार्ग यानी फ्लाइट के द्वारा शीघ्रता से पहुंचाई जाती है। इस मार्ग के द्वारा ही ये जाती है। स्पीड पार्सल की तुलना में इसका और अधिक इसका चार्ज होता है, यानी ये थोड़ी और ज़्यादा महंगी होती है। अब है बचत सेवा। डाक विभाग बैंक की तरह बचतकर्ताओं को विविध प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करता है। बचत खाता, 5 वर्ष का रिकरिंग डिपॉजिट, समय आधारित संचय, मासिक आय योजना, वयस्क नागरिकों के लिए बचत योजना, 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, 5 वर्ष और 10 वर्ष की समयावधि के लिए किसान विकास पत्र, सुकन्या स्मृति खाता जैसी सेवाएं, यानी बैंक के द्वारा इन सभी सेवाओं का भी समावेश किया जाता है। बैंक की तरह पोस्ट ऑफिस में भी बचत खाता खोला जाता है, जिसके लिए चेकबुक मिलती है। वो चेकबुक मिलती है, चेकबुक के द्वारा ही हम अपने बैंक यानी पोस्ट ऑफिस में भी खाता खुलवा लेते हैं। जब समय पूर्ण होता है तब हम उसमें से पैसे भी निकलवा सकते हैं। अब ATM कार्ड की सुविधा भी उपलब्ध है। रिकरिंग डिपॉजिट योजना, इस योजना के अनुसार खाता खुलवाने वाले को प्रत्येक महीने की पहले से निश्चित तिथि को या उससे पूर्व नियत रकम भरनी होती है। लेकिन जैसे हम अपना डिपॉजिट खाता जो खुलवाते हैं रिकरिंग यानी जो चलता रहता है, तो जैसे इस समय आ गया तो उसके एक दिन पहले हम उस पैसे को रकम को भर देते हैं, ये अनिवार्य है।
5 वर्ष में खाता, यानी ये हमारा एक समय पीरियड होता है कि 5 वर्ष का है या 3 वर्ष का है। अगर 5 वर्ष में खाता परिपक्व होने पर निश्चित ब्याज से एक रकम खाता धारक को मिलती है। जैसे हमने 5 साल का लिया तो हम क्या करेंगे, हर महीने अपनी रकम का भुगतान करते रहेंगे, यानी समय के अनुसार। जैसे 5 साल पूरे हो जाते हैं तो हमें वो रकम तो में दे ही देते हैं, उसके बदले हमें वो ब्याज देकर, ब्याज जोड़ करके भी हमें वो पैसे मिलते हैं। 5 वर्ष की समय अवधि के बाद यदि आवश्यकता हो तो आगामी 5 वर्ष के लिए इस खाते की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको पैसे नहीं लेने तो 5 साल का जो था वो ब्याज उसमें जुड़ जाएगा और आगे 5 साल का आप उसमें बढ़ा करके भी करवा सकते हो। एक था हमारा रिकरिंग डिपॉजिट योजना। अब है हमारा टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा की तरह टाइम डिपॉजिट की सेवा भी प्राप्त होती है। टाइम डिपॉजिट में 1, 2, 3 अथवा 5 वर्ष के लिए 200 अथवा उसके गुणांक में कितनी भी रकम जमा करा सकते हो। आज साल भर या 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितने भी वर्ष के लिए आप कराते हो तो 200 रुपये के गुणा में अब इसमें आप कितनी भी रकम जमा करा सकते हो। ब्याज की गणना प्रति 3 महीने में होती है, यानी हर 3 महीने में जो ब्याज होता है वो भी इसमें जुड़ जाता है, लेकिन ब्याज का भुगतान वार्षिक आधार पर ही होता है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में इस प्रकार खाते को स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी पोस्ट ऑफिस ही इस खाते को दूसरे पोस्ट ऑफिस के खाते में भी स्थानांतरण कर सकता है। ऐसा खाता खुलवाने के बाद परिपक्व को इससे पूर्व कभी भी बंद किया जा सकता है। अब आपके पास पैसा नहीं है तो आप 5 साल के पहले भी उस खाते को बंद कर सकते हो। अब है राष्ट्रीय बचत पत्र। विनियोगकर्ता किसी भी पोस्ट ऑफिस से नियत रकम चुकाकर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद सकते हैं। इन बचत पत्रों की समय अवधि 5 या 10 वर्षों की होती है। डाक विभाग पहले से ही ब्याज दर की सूचना दे देता है। इस बचत पत्रों के 5 या 10 वर्ष की समय अवधि पूरी होने पर आवश्यक प्रक्रिया करके किसी भी पोस्ट ऑफिस में परिपक्वता की राशि प्राप्त, यानी कभी भी उस पर जो भी आपकी राशि तैयार हो जाती है, यानी समय पूरा हो गया और तो आप अपने पोस्ट ऑफिस से वो रकम ले सकते हैं। अब है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में विनियोगकर्ता को विनियोजित राशि 100 महीने यानी 8 साल और 4 महीने के बाद ब्याज सहित दुगनी भुगतान की जाती है, यानी 8 साल और 4 महीने में वो जितने भी किसान विकास पत्र के द्वारा जो जमा कराई थी वो डबल मिल जाती है। किसान विकास पत्र नियत रकम के ही प्राप्त हो जाती है, यानी ये रकम कब होगी, जब समय होगा तब पूरी डबल अगर चाहते हो तो। अब परिपक्वता की तिथि पर आवश्यक प्रक्रिया करके किसी भी पोस्ट ऑफिस से मूल रकम से दुगनी रकम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन 8 साल 4 महीने में डबल होगी। बीच में अगर आप बंद कराते हो तो ये रकम भी डबल नहीं होगी, ये उतनी होगी जितने आप समय के लिए करा रहे हो। अब है सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य निधि के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है, यानी आप मैं जो भी खाता खुलवाना चाहे कोई भी खुलवा सकता है। इस खाते की अवधि 15 वर्ष की होती है। इस खाते में वार्षिक आधार पर कम से कम 500 भरे जाते हैं। यह खाता 15 वर्ष के बाद प्रवर्तमान नियम के अनुसार अधिकतम 5 वर्षों के लिए कितनी ही बार बढ़ाया जा सकता है, यानी 5 है तो फिर बढ़ा सकते हो, फिर बढ़ा सकते हो। 15 वर्ष से पहले इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता। ये जो सार्वजनिक भविष्य निधि वाला जो खाता है 15 वर्ष तक लगातार ये चलता रहता है। इस खाते में जमा की गई रकम आयकर गणना के समय आयकर में छूट भी मिलने की, इसमें आयकर यानी टैक्स का भी कोई लफड़ा नहीं होता, उसकी भी छूट मिलती है। यदि खाता धारक की मृत्यु हो जाए, अगर वो पैसे जमा करा वो खाता जो खोला है वो मर जाता है तो खाता धारक के उत्तराधिकारी को यह रकम मिल जाती है, यानी इसमें भी एक नॉमिनेट नाम लिखना पड़ता है कि एक किसका और नाम लिखते तो अपना उत्तराधिकारी वो जिसका भी लिखे वो रकम उसको ही मिल जाती है। अब है पोस्टल बीमा। भारत में आज़ादी से पूर्व कल्याण योजना के रूप में पोस्टल बीमा का प्रारंभ किया गया। केंद्रीय और राजकीय सरकार के कर्मचारी के अतिरिक्त अर्ध सरकारी संस्था के कर्मचारी यह सेवा प्राप्त करने के पात्र हैं।
पोस्टल बीमा में जीवन बीमा की विविध प्रकार की पॉलिसी भी मिल सकती है। पोस्टल बीमा की सबसे बड़ी विशेषता कम से कम प्रीमियम और पॉलिसी पर अधिक से अधिक बोनस मिलता है, यानी कम से कम पैसा लगता है लेकिन अधिक से अधिक इसमें फ़ायदा दिलाया जाता है। किसमें? पोस्टल बीमा। अब है मासिक आय योजना। विनियोगकर्ता को प्रति माह ब्याज की रकम मिल जाए, इस उद्देश्य से यह योजना की गई है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरे व्यक्ति के पास संयुक्त नाम से, यानी दो, इसे हम जॉइंट खाता है जिसे हम बोलते हैं, जॉइंट के नाम से भी यह खाता खुलवा सकते हैं। ऐसा खाता 5 वर्ष की समय के लिए खोला था। ये जो भी खाता जॉइंट वाला, जो जॉइंट अकाउंट जो खोलते हैं वो 5 साल का समय होता है, इसमें तब तक खोला जाता है। आवश्यकता हो तो एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में खाते को स्थानांतरण भी कर दिया जाता है। आवश्यकता हो तो 1 वर्ष के बाद कुछ शर्तों के अधीन विनियोग की रकम, अब अगर आपको 5 साल के लिए खाता नहीं खोलना तो 1 साल के बाद आप उसकी जो भी विनियोग, जो भी बातचीत करके, यानी जो भी शर्त है उसके अनुसार आप उस रकम को वापस भी निकलवा सकते हैं। और अब हम पढ़ेंगे मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर पोस्ट, मनी यानी पैसा। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजने की व्यवस्था है। इस सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस को कमीशन भी देना पड़ता है। जिस व्यक्ति को रकम भेजी गई हो उस व्यक्ति से रकम मिलने के बदले रसीद पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और वह रसीद रकम भेजने वाले को पहुंचा दी जाती है। मनी ऑर्डर में क्या होता है? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजे जाते हैं। इस पैसे के लिए क्या होता है? पोस्ट ऑफिस में कमीशन देना पड़ता है। कमीशन के बिना तो पैसे कहीं जा ही नहीं सकते, तो कमीशन देना पड़ता है, जिससे क्या, जिस व्यक्ति को रकम भेजी गई हो ना, उस व्यक्ति को रकम भेजने के बदले में एक रसीद पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं और फिर वापस जो रकम जिसने भेजी है वो रसीद उसको दे दी जाती है। डाक विभाग के द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के उपयोग से इंस्टेंट मनी ऑर्डर प्रारंभ किया जाता है। इंस्टेंट यानी इमीडिएट मनी ऑर्डर कराया जाता है, जिसके द्वारा 1000 से 50,000 तक की रकम भारत में किसी भी स्थान पर एक ही दिन में प्राप्त हो जाती है, यानी पोस्ट ऑफिस से एक ही दिन में वो रकम प्राप्त की जाती है। धन भेजने वाले को पोस्ट ऑफिस के द्वारा धन तथा कमीशन की रकम चुकाने के साथ ही उसकी रसीद और एक निजी नंबर सील बंद लिफाफे में दिया जाता है। धन भेजने वाला जिसको धन भेजना चाहता है उसे यह निजी नंबर देता है। यह धन प्राप्तकर्ता के द्वारा फोटो वाला पहचान पत्र और निजी नंबर पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करने पर मनी ऑर्डर की रकम प्राप्त की जा सकती है। डाक विभाग द्वारा ई मनी ऑर्डर सेवा भी प्राप्त, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा भी मनी प्राप्त की जा सकती है। यह सेवा इस समय विभिन्न नियत पोस्ट ऑफिसों से ही प्राप्त हो जाती है। ई मनी ऑर्डर से धन दूसरे ही दिन नियत व्यक्ति को उसके पते पर प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तो काम सारे फटाफट हो जाते हैं। ई मनी ऑर्डर से धन दूसरे ही दिन नियत व्यक्ति जिसको भेजना है उसके पहुंच जाते हैं। ई मनी ऑर्डर के द्वारा 1 रुपये से 5,000 रुपये तक भेजे जा सकते हैं। पैसा भेजने के लिए डाक विभाग वेब सर्विसेज और अपने कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ई मनी ऑर्डर में ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। इसके लिए पैसा भेजने वाला प्रत्यक्ष रूप से पोस्ट ऑफिस में जाकर, यानी खुद वो वहाँ पर जाकर के अथवा अपने कंप्यूटर या मोबाइल के द्वारा डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म इसे भरना पड़ता है, यानी एक प्रोसेस होता है, उसके द्वारा ही उसका उपयोग करता है। अथवा कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है, जाकर अपने कंप्यूटर और मोबाइल द्वारा डाक विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। ई मनी ऑर्डर के फॉर्म में जिसको पैसा भेजा जाता है उसका नाम, पता, पिन कोड लिखना भी आवश्यक है। 24 घंटे में यह धनराशि व्यक्ति को उसके पते पर पहुंचा दी जाती है, उसके पास पहुंच जाती है। पैसे प्राप्त करते समय फोटो वाला पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। ई मनी ऑर्डर के साथ
धनराशि व्यक्ति को उसके पते पर दी जाती है। पैसे प्राप्त करने वाला पहचान पत्र फोटो प्रस्तुत करना पड़ता है। ई मनी ऑर्डर के साथ आवश्यक हो तो निश्चित संदेशों में से यह संदेश धन प्राप्तकर्ता को भेजा भी जा सकता है। अब है अन्य गौण सेवाएं। डाक विभाग द्वारा अन्य बहुत सी सेवाएं उपलब्ध है, जैसे विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय, विदेशी मुद्रा में ट्रैवल चेक, विदेशी मुद्रा में पूर्व संग्रहित रकम का कार्ड जैसे डेबिट कार्ड, विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट, विविध म्यूचुअल फंड में विनियोग, भारत सरकार की बहुत सी योजनाओं के फंड में विनियोग, भारत सरकार की योजनाओं में एजेंट के रूप में सेवा, बैंकिंग सेवा, पेंशनों के बचत खाते में पेंशन का भुगतान, रेलवे टिकट बुक आदि सेवाएं विभाग देता है। डाक विभाग की मालिकी किसकी होती है? भारत सरकार की होती है। इसीलिए लोग डाक विभाग पर अधिक विश्वास रखते हैं। उनको लगता है कि जो हम डाक विभाग में अपनी बचत वगैरह करते हैं, खाता खोलते हैं, तो हमारा पैसा कहीं खोने का चांस नहीं रहता। क्योंकि आजकल बैंकों में तो क्या है कि बैंक कभी भी अपना बोल देते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, यानी हाथ खड़े कर देते हैं, तो उसका वो डर जो रहता है। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है, जो डाक सेवा है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहती, यानी नुकसान होने का भय लोगों को, ग्राहकों को नहीं रहता। तो ज़्यादा विश्वास के साथ लोग इसमें काम करने लगते हैं। और सेम वही प्रोसेस है जैसे बैंकों में होता है, उसी प्रकार का इसमें भी क्या होता है, इसमें भी सभी प्रकार के खाते, आपकी बचत खाता, आपको फंड वगैरह, ये सब भी इनको प्राप्त होता रहता है। तो आज हमने पढ़ा डाक की सेवाएं, जो काफ़ी सारी सेवाएं, यानी बैंक हमें कौन कौन सी सेवाएं देता है। और अब तो हम जैसे टिकट वगैरह ये सब बुक करवाने का काम भी इनके ज़रिए करवा सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों। अब इसको पढ़ना नहीं पढ़ोगे ना तो ये समझ में तो आने वाला भी नहीं है, ध्यान रखना। तो जब तक जब ये पढ़ोगे ना तभी आप इसको समझ सकते हो। ओके, बाय बच्चों।